सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका बॉक्स 1 डिस्कस करेंगे। अब ये जो सोर्सेज हैं बॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर आपने सैम्पल पेपर देखा होगा तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। यानी बॉक्स में जो चीज़ें लिखी हैं, सोर्स में जो चीज़ें लिखी हैं, वो आपके क्वेश्चन पेपर में दे देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको ये जो बॉक्सेज हैं, सोर्सेज हैं, इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ आप नहीं समझोगे तो फिर वहाँ आप पढ़ोगे, पता चला समझ ही नहीं आ रहा या कुछ और समझ लिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है। टू द अल्टार ऑफ दिस रेवोल्यूशन वी हैव ब्रॉट अवर यूथ एज इंसेंस। अब देखो अल्टार क्या होता है, इसको हम हिंदी में पूजा वेदी कहते हैं। यानी एक लकड़ी का जैसे बना होता है ना, जहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती हैं, पूजा की जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, इसे हम अल्टार कहते हैं। और इंसेंस क्या होता है, इंसेंस स्टिक आप जानते हो कि जिसे हम अगरबत्ती कहते हैं। तो जैसे हम पूजा वेदी के अंदर अगरबत्ती लगाते हैं, यानी जहाँ पर भी हम पूजा करते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं ताकि वो जो प्लेस है वो महक जाए। यानी एक तरह से कह सकते हो कि इस पूजा का पार्ट ही होता है। तो यहाँ पर रेवोल्यूशन के सेंस में बात की जा रही है कि रेवोल्यूशन के अल्टार में, यानी जैसे पूजा करने के लिए अल्टार की ज़रूरत होती है, वहीं पर मूर्ति रखी जाती है, उसी तरीके से रेवोल्यूशन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पर जो हमारे यूथ हैं, यानी हमारे जो युवा हैं, नौजवान हैं, वो किसका काम कर रहे हैं, इंसेंस का काम कर रहे हैं, अगरबत्ती का काम कर रहे हैं। यानी उनकी वजह से ये रेवोल्यूशन आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। बहुत सारे नेशनलिस्ट ये सोचते हैं कि जो स्ट्रगल है ब्रिटिश के खिलाफ कुड नॉट बी वन थ्रू नॉन वायलेंस, उसे हम नॉन वायलेंस के साथ नहीं जीत सकते। यानी हम ये चाहें कि हम कोई हिंसा ना करें और हम ब्रिटिशर्स को हरा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको हथियार उठाना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, यानी वायलेंस करना पड़ेगा। बहुत सारे नेशनलिस्ट यही सोचते हैं। तो 1928 के अंदर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA, इसकी स्थापना होती है, इसे फाउंड किया जाता है। कहाँ पर, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो कि दिल्ली के अंदर है, वहाँ पर मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद इसको बनाया जाता है HSRA को। अब इसके अंदर लीडर कौन लोग थे, लीडर्स की बात कर लें तो इसमें भगत सिंह थे, जतिन दास थे, अजय घोष थे, ठीक है। तो ये मेन लीडर थे इसके। इन अ सीरीज ऑफ ड्रामेटिक एक्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे एक्शंस लिए थे इस HSRA ने। ये जो नई आर्मी बनी थी, रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, इसने बहुत सारे एक्शन लिए थे। तो वो एक्शन क्या थे, जैसे HSRA ने टारगेट किया था सम ऑफ द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश पावर, यानी ब्रिटिश की पावर को जो शो कर रहे थे, ऐसे सिंबल्स को, ऐसी चीज़ों को उन्होंने टारगेट किया था। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल 1929 की बात कर लें तो भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्ता ने क्या किया था, बम फेंक दिया था इन लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली वो होती है जहाँ पर MLA बैठते हैं, यानी जो विधायक वगैरह हैं जहाँ पर बैठते हैं, उसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो एक पावरफुल प्लेस थी, वहीं से उस प्रोविंस के, उस इलाके के कानून बनाए जाते थे। जैसे यूपी की अगर हम बात कर लें तो यूपी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वहाँ यूपी से रिलेटेड कानून बनाए जाएंगे। तो एक पावरफुल प्लेस होती है। तो वो सिंबल्स, वो चीज़ें जो ब्रिटिश पावर शो करती थी, उनको इन्होंने टारगेट किया था, जिनमें से अप्रैल 1929 के अंदर इस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बम फेंक दिया था भगत सिंह ने और बाटुकेश्वर दत्ता ने। उसी साल यानी 1929 में ही एक कोशिश की गई थी टू ब्लो अप द ट्रेन दैट लॉर्ड इरविन वॉज ट्रेवलिंग इन। यानी लॉर्ड इरविन जिस ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहा था, जा रहा था, उसमें ये कोशिश की गई थी उसको उड़ा दिया जाएगा। अब लॉर्ड इरविन कौन था, ये वॉयसरॉय था उस टाइम का। वॉयसरॉय क्या होता है, ऐसे समझ लो उस टाइम पूरे इंडिया में जो सबसे पावरफुल आदमी था उसे हम वायसरॉय कहते थे। यानी पूरे इंडिया का जो कंट्रोल था वो इसी बंदे के हाथ में था। तो इसको उड़ाने की बिल्कुल कोशिश थी कि इसकी ट्रेन को उड़ा देते हैं और इसका भी काम तमाम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े एक्शन इन्होंने लिए थे, क्योंकि इनका मानना था कि नॉन वायलेंस के साथ हम ब्रिटिशर्स का मुकाबला नहीं कर सकते, हंगामा करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। तो कोशिश की गई थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार भगत सिंह को पकड़ लिया गया और 23 ईयर्स की उनकी एज थी। सोचो कितनी कम एज में उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए थे। तो भगत सिंह वॉज ट्राइड, यानी इनके ऊपर मुकदमा चला और इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट वो होती है जो किसी दूसरे जगह से बिलोंग करती है, यानी अपने देश, अपने इलाके को छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाके कब्जा करके वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, तो उसे हम कॉलोनियल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे, अंग्रेज़ रूल कर रहे थे, तो अंग्रेज़ यहाँ के तो थे नहीं इंडिया के, वो तो अपना ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो बाहर से कोई आकर किसी देश में कब्जा कर लेता है और वहाँ सरकार चलाने लगता है, तो उस गवर्नमेंट को हम कॉलोनियल गवर्नमेंट कहते हैं। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। जब इनका ट्रायल चल रहा था, यानी इनका जब मुकदमा चल रहा था, तो भगत सिंह ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी, ही डिड नॉट विश टू ग्लोरीफाई,
यानी हम ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते, हम दिखलावा नहीं करना चाहते। द कल्ट ऑफ द बॉम्ब एंड पिस्टल। कल्ट क्या होता है? एक छोटा सा ग्रुप होता है जिनका अपना, यानी एक सोसाइटी थोड़ा हट के इनकी सोच होती है और इनके काम भी आम लोगों से हट के होते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम बात करें ये जो आपका HSRA था, वो आम लोगों के तरीके से नहीं चल रहा था। भाई हर कोई हथियार उठा के लड़ाई करने को तैयार नहीं होगा। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि चलो चाइना से लड़ाई हो गई, आपको अटैक करना है, तो देखो कितने लोग तैयार होते हैं। वहीं अगर किसी से कहा जाए कि भाई थोड़ा सा प्रदर्शन करना है, तो हर कोई तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो काम जहाँ पर चोट लगने का डर कम होता है तो वो तो आदमी कर लेता है, लेकिन जहाँ पर यह है कि हमें नुकसान पहुँच सकता है, वहाँ आदमी आगे नहीं बढ़ता। तो इसीलिए इनका ग्रुप जो था वो एक छोटा सा ग्रुप था, इसे हम कल्ट कह रहे हैं। तो भगत सिंह का ये कहना था कि ये जो हमारा कल्ट है, ये जो हमारा ग्रुप है, जिसका सिर्फ काम यही है कि या तो बम मारेगा या तो पिस्टल चलाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हम इस बात का दिखलावा करें कि देखो हमने बम मार दिया, हमने गोली चला दी। तो इस चीज़ का हम दिखलावा नहीं कर रहे हैं कि हमने देखो कितने बड़े बड़े काम कर दिया, वहाँ बम लगा दिया, वहाँ गोली चला दी। बल्कि हमारा क्या मकसद है? वी वॉन्टेड अ रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। हम सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर एक क्रांति चाह रहे हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है? बहुत बड़े लेवल पे कोई चेंजेस आ जाते हैं, यानी जिस काम की वजह से एक बहुत बड़ा चेंज आ जाए तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। यानी ऐसा हुआ और उसके बाद देखो ये चीज़ें हो गई, तो उसे हम रेवोल्यूशन कहेंगे। अब रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन इज द इनएलिनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड। इनएलिनेबल का मतलब ऐसी चीज़ जिसे कोई छीन नहीं सके, यानी जिसे लेकर किसी दूसरे को ना दिया जा सके, दूसरे के कब्जे में ना जा सके। तो रेवोल्यूशन क्या है? हमारा इनएलिनेबल राइट है इंसान का, यानी हर इंसान का ये अधिकार है कि वो रेवोल्यूशन ला सके, रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सके। और ये ऐसा अधिकार है जिसे छीन कर किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। फ्रीडम इज द इम्प्रिस्क्रिप्टेबल बर्थ राइट ऑफ ऑल। इम्प्रिस्क्रिप्टेबल का मतलब होता है बहुत ही गंभीर, ऐसी चीज जिसे छीना ना जा सके, जिसे किसी से लिया ना जा सके। तो फ्रीडम क्या है? बर्थ राइट, यानी वो चीज़ जो आपको जन्म से मिले। यानी जब कोई इंसान पैदा होता है तो वो आज़ाद होता है, और ये आज़ादी ऐसी चीज़ है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और ये आज़ादी सिर्फ कुछ लोगों का ही नहीं बल्कि सभी का अधिकार है कि जन्म से ही उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। द लेबरर इज़ द रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी। लेबरर यानी जो मजदूर है, सस्टेनर मतलब संभालने वाले, बनाए रखने वाले। तो सोसाइटी को संभालने वाले और उसको बनाने वाले कौन लोग हैं? लेबरर, मजदूर हैं। अब देखो ये वही लाइन लिखी गई जो स्टार्टिंग हमने पढ़ा था, टू द अल्टार ऑफ दिस रेवोल्यूशन वी हैव ब्रॉट अवर यूथ एज इंसेंस। तो हमारे इस रेवोल्यूशन में जो हमारे यूथ हैं, हमारे जो युवा हैं, वो इंसेंस का काम कर रहे हैं, अगरबत्ती का काम कर रहे हैं, यानी इसे पावरफुल बना रहे हैं, इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं। फॉर नो सेक्रीफाइस इज टू ग्रेटर फॉर सो मैग्निफिसेंट अ कॉज। तो कोई भी सेक्रीफाइस, कोई भी कुर्बानी इस मैग्निफिसेंट यानी इस शानदार जो कारण है हमारा, क्या कारण है? कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, यानी जो हमारी जो चाहत है, जो हम चाह रहे हैं, वो इतनी बड़ी चीज़ है, तो कोई भी कुर्बानी उसके मुकाबले में बड़ी नहीं है। जितनी भी कुर्बानी इस आज़ादी के लिए दी जाए वही कम है। वी आर कंटेंट। कंटेंट का मतलब संतुष्ट। बिल्कुल हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी वेट द एडवेंट ऑफ रेवोल्यूशन। हम इंतज़ार करेंगे रेवोल्यूशन के आने का। इनकलाब जिंदाबाद। तो ये बातें किसकी थी? भगत सिंह की थी। जब उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था तो उन्होंने ये सारी बातें कही थी। तो यहाँ आकर ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। और भी जो बॉक्सेस हैं या सोर्स की वीडियो आपको देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।